जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं ब्लड। तो ब्लड क्या होता है? तो ब्लड को हिंदी में कहते हैं रक्त, उर्दू में से लहू कहते हैं। ब्लड का जो अध्ययन कराता है वो सेरोलॉजी कराता है, इसे आप हेमेटोलॉजी भी कर सकते हैं। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। तो कोलाइड क्या होता है? किसी भी पदार्थ को यदि छानेगा तो उसका 100 बार उस पार नहीं जाता है, कुछ न कुछ शेष बच जाता है। ऐसे जो भी पदार्थ होता है उसे कोलाइड कहते हैं। हालांकि कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझने के हिसाब से बताया है। आगे देखते हैं, ब्लड एक तरल संयोजक है, कनेक्टिंग टिश्यू है जो पूरे शरीर, हमारी बॉडी में पूरे शरीर को जोड़कर रखता है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। 7.4 जिसका होता है, यदि किसी का पीएच मान 7 से ऊपर आता है तो वो क्षार कहलाता है, 7 से नीचे आता है तो अम्ल कहलाता है, और यदि 7 पे है तो उदासीन होता है। तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4 होता है, इसी कारण ये क्या है? क्षार है। ब्लड की जो मात्रा है पुरुषों में 5.5 लीटर ब्लड की मात्रा पाई जाती है, और महिला में ब्लड की जो मात्रा है 5 लीटर पाई जाती है। ये आधा लीटर कम होती है पुरुषों की अपेक्षा। ये क्यों होती है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होती है। हीमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और उस हीमोग्लोबिन के कारण क्या होती है? ब्लड की मात्रा कम होती है महिलाओं में। आपने देखा कि जो ब्लड जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर फेरस की मात्रा पाई जाती है। उस फेरस की मात्रा पाई जाने के कारण क्या है? पुरुषों में अधिक पाई जाने के कारण पुरुषों का जो शरीर होता है वो थोड़ा पतला होता है, जबकि जो महिलाओं का जो शरीर होता है वो थोड़ा हल्का होता है। इसलिए जो इसकी जो मात्रा है वो फेरस की वजह से होती है। इसमें फेरस की वजह से ये सब कुछ होता है। रक्त का निर्माण देखते हैं, तो ब्लड जो रक्त बनता है तो रक्त कहाँ पर बनता है? हमारे शरीर में। तो जितने भी वयस्क है, वयस्क में जो ब्लड का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। हड्डियों के बीच में जो बोन मैरो पाई जाती है उसमें ब्लड का निर्माण होता है। और आपने देखा कि जो हड्डियाँ होती हैं, तो हड्डियों के बीच में आपने देखा कि जालीनुमा लाल लाल कलर की संरचनाएं होती है, उनमें क्या है? ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन भ्रूण के अंदर, भ्रूण के किसे कहते हैं? यदि कोई बच्चा है अभी माँ के पेट में ही है, अब उसकी तो हड्डियाँ होती है तो कमजोर होती है, नाजुक होती है, तो वहाँ पर बोन मैरो की कमी होती है, इसलिए ब्लड नहीं बन पाता है। तो भ्रूण के अंदर जब अभी माँ के पेट में है तो उसमें ब्लड का निर्माण होता है, लीवर के मेसोडर्म में उसका निर्माण होता है। तो ये जब तक बच्चा पेट के अंदर है तब तक भ्रूण कहलाएगा, जब पैदा हो जाता है तो फिर बच्चा कहलाएगा। इसके बाद में हम समझते हैं ब्लड स्टोर कहाँ पर रहता है। तो ब्लड जो स्टोर रहता है वो प्लीहा या इली में स्टोर रहता है। प्लीहा, इली इसे आप कह सकते हैं, स्प्लीन कह सकते हैं। तो ब्लड स्प्लीन में रहता है। आरबीसी जब बढ़ता है तो वो ब्लड इसी स्प्लीन में जाकर इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसी स्प्लीन को क्या कहता है? ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, इसे ग्रेवियार्ड के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जितने भी आप चिपचिपा वगैरह पदार्थ खाते हैं, जो वसा का एक रूप होता है कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल बहुत घातक होता है, यदि इसकी मात्रा बढ़ गई तो इंसान का हार्ट अटैक ला सकता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा पाई जाती है 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए, इससे यदि अधिक हुआ तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या है? घातक होता है, ये जान ले लेता है इंसान की। जब हमारी ब्लड जो लिगाई होती है उसकी जो स्थान है, हर स्थान को उसको ल्यूमेन कहते हैं, उस ल्यूमेन में ब्लड का प्रवाह होता रहता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उस ल्यूमेन में जाकर चिपक जाती है, इसलिए ब्लड का जो प्रवाह है वो नहीं हो पाता है। इसलिए वहाँ पर क्या होता है? ये क्या होते हैं? वो नलिकाएं है वो फटने की कगार पर जाती है और ये हार्ट अटैक ला देती है। आगे हम देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है पुरुषों में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाई जाती है, जबकि महिलाएं हैं उसमें 13 ग्राम डेसीलीटर पाई जाती है। हीमोग्लोबिन जिसको एचबी कहते हैं, इसी में क्या होता है? फेरस होता है, फेरस की मात्रा इसमें होता है। तो ये क्या होता है कि आप इतना सा पुरुष का ब्लड लीजिए और इतना सा महिला का ब्लड लीजिए, तो उसमें जब आप चेक करेंगे तो इसमें जो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है 14 ग्राम डेसीलीटर होनी चाहिए, और फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर पाई जाती है। अब देखते हैं रक्त परिसंचरण। तो ब्लड हमारे शरीर में घूमता रहता है, मतलब परिसंचरण करता रहता है। तो सबसे पहले इसकी जानकारी विलियम हार्वे साहब ने कहा था कि ब्लड क्या है? परिसंचरण करता रहता है। तो विलियम हार्वे साहब ने सबसे पहले जानकारी दी थी कि जो हमारे जो शरीर है वो क्या है? हमारे शरीर में जो ब्लड है वो ब्लड घूमता रहता है, अर्थात जब तक वो दौड़ता रहेगा ब्लड, तो हमारा 36 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से जब आता है तो इसे कहते हैं 120/80, और इसे कहते हैं ब्लड प्रेशर, क्योंकि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो नियंत्रित रहता है। ये विलियम हार्वे साहब ने कहा था कि रक्त है वो परिसंचरण करता रहता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं ब्लड के कार्य, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम समझते हैं ब्लड के कार्य। तो ब्लड का जो पहला कार्य है ताप नियंत्रण का कार्य।
आपने देखा विलियम हार्वे साहब ने ये कहा था कि जब तक हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर करता रहेगा तब तक हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री बना रहेगा। ये विलियम हार्वे साहब ने कहा था। विलियम हार्वे साहब ने कहा था कि जब तक हमारे ये कहा था कि ताप नियंत्रण का कार्य करता है। दूसरा इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है कि पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, जितने भी आप न्यूट्रिशन वगैरह को पदार्थ खाते हैं तो वो ब्लड में मिला दिया जाता है और वो ब्लड में घूमते रहते हैं। तो ये क्या है? परिवहन करता है इनका पोषक पदार्थों का। दूसरा ये कार्य है कि ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य और CO2 को लाने का कार्य भी कौन करता है? ब्लड करता है। देखिए ब्लड के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य और CO2 को वापस लाने का कार्य करता है। तीसरा जो परिवहन का कार्य करता है औषधीय पदार्थों का परिवहन करता है। जितने भी औषधीय पदार्थ हैं, यूरिया है, अमोनिया है, ये जितने भी पदार्थ हैं इन सबको औषधीय पदार्थों का परिवहन करता है। ब्लड के अंदर लेकर घूमता रहता है, निकालता नहीं है, लेकर घूमता रहता है और किडनी उसमें से किसी चीज से निकालती रहती है। तो एक तो हमने ताप नियंत्रण का कार्य देखा, दूसरा हमने परिवहन का कार्य देखा। परिवहन में 3 चीजें देखी बेसिकली रूप से, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए जो रक्त होता है, रक्त बेसिकली 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो इसका इस प्लाज्मा भाग है, एक रुधिराणु भाग है। जो प्लाज्मा जो भाग है वो लिक्विड भाग होता है। प्लाज्मा जो 55% पाया जाता है ब्लड के अंदर, और इसका जो दूसरा भाग है रुधिराणु है, कार्पस है, जो 45% इसका पाया जाता है। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर 45%। ब्लड का 55% भाग इस प्लाज्मा में पाया जाता है। ब्लड का 45% जो भाग है रुधिराणु का, वो रुधिराणु 45% पाया जाता है। देखिए प्लाज्मा बेसिकली 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो फाइब्रिनोजन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों मिलाकर क्या है? एक विशेष प्रकार के प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये एक विशेष प्रकार का जो प्रोटीन है जो इस प्लाज्मा को गाढ़ा करके रखता है। प्लाज्मा क्या है कि जो प्लाज्मा एक पीले रंग का पदार्थ होता है, इसमें 2 चीजें आप प्रोटीन इसमें पाया जाता है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाता है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाएंगे तो ये सीरम बनता है। जब बीमारी की जांच की जाती है तो सीरम से की जाती है। तो जब डॉक्टर बीमारी की जांच करता है तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाता है और सीरम बनाता है। उस सीरम से बीमारी की जांच की जाती है। दूसरा इसका भाग है एक रुधिराणु। रुधिराणु पाया जाता है 45%। 45% ये 3 भागों में है। एक WBC, RBC, WBC प्लेटलेट्स, ये 3 भागों में पाया जाता है। जब आप चाय बनाते हैं तो उसमें चाय बनाते हैं तो पानी में डालते हो, दूध में डालते हो, तो ये जो लिक्विड भाग है ये ऐसे समझिए कि प्लाज्मा है, और उसमें चाय पत्ती शक्कर वगैरह डालते हो, ये समझिए कि रुधिराणु है। ऐसे ही उनके पार्टिकल होते हैं। तो RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है। इसका टेक्निकल नाम कभी-कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट है। WBC का जो टेक्निकल नाम है ल्यूकोसाइट है, प्लेटलेट्स का जो टेक्निकल नाम है थ्रोम्बोसाइट है। जी अब देखिए जो RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, तो इनकी संख्या कभी-कभी पूछ देता है। तो जो RBC की जो संख्या होती है 50 लाख होता है, इसे 5 मिलियन भी आप कर सकते हैं। कभी-कभी किताबों में 5 मिलियन लिखा होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 50 लाख या 5 मिलियन का है। इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। देखिए WBC की जो संख्या होती है 10,000 होती है, प्लेटलेट्स की कितना होता है 2 लाख होता है। तो आपने पहले जो संख्या देखी है RBC की संख्या 50 लाख हो गई, WBC की संख्या 10,000 हो गई, प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख हो गई। अब इसका जीवन काल देखिए, RBC का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है, WBC का जो जीवन काल होता है 4 दिन का होता है, प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन का होता है। अब आप कहेंगे कि ये हमारा RBC 120 दिन में मर जाएगा, WBC 4 दिन में मर जाएगा, तो ये मरने के बाद में कहा जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें तो लाइसोसोम पाया नहीं जाता है, इन दोनों में लाइसोसोम पाया जाता है। तो जितने भी ये ब्लड जब RBC मरता है, जब RBC मरता है तो ये स्प्लीन में चला जाता है, जबकि जब WBC प्लेटलेट्स मरता है तो फिर इनका क्या होता है? तो उस समय क्या है, ये क्या है, ये रुधिराणु है, लेकिन उस समय प्लाज्मा जीवित रहता है। तो जो हमारी बोन मैरो है वो RBC बनाएगी, प्लाज्मा मिलाते रहेगी। WBC जो बोन मैरो है WBC बनाएगी, प्लाज्मा मिलाएगी। प्लेटलेट्स जो बोन मैरो है वो क्या है, प्लेटलेट्स बनाएगी और प्लाज्मा मिलाते हैं। इस प्रकार बनता ये चलता रहता है। तो बेसिकली आपने ये देखा। अब प्रश्न आ जाता है यदि रक्त में पूछा जाए कि रक्त में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो प्लाज्मा ऑक्सीजन लगाना है। लेकिन अब पूछा जाता है कि रुधिराणु में, ब्लड के रुधिराणु में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा मात्रा इसकी RBC होती है, 95% होती है। सबसे बड़ा भाग है 95%।
और ये आरबीसी ब्लड में सर्वाधिक मात्रा होती है। अब ब्लड में आपने देखा होगा कि जो ब्लड है इसी में पाया जाता है आरबीसी और इसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन और फेरस की मात्रा। जब फेरस की जो मात्रा है इसी में पाई जाती है तो फेरस बढ़ेगा तो आरबीसी भी बढ़ेगा, एचबी भी बढ़ेगा, ब्लड भी बढ़ेगा। तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में आगे विस्तृत चर्चा करें। पहले मैंने इसकी संख्या के बारे में बताया, इसके जीवन का बारे में बताया। इसका जो आकार होता है वो गोलाकार का होता है। लाइसोसोम इसमें पाया नहीं जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखो जब इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है तो ये जब आरबीसी मरता है तो आरबीसी मरता है तो स्प्लिन में जाकर मरता है। अब इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और केंद्रक में भी पाया जाता है डीएनए और आरएनए, और डीएनए और आरएनए से हमारी पहचान होती है। यदि किसी भी व्यक्ति का यदि आरबीसी निकाल के देते हैं कि भैया इसकी पहचान करो तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डीएनए नहीं पाया जाता है, इसके अंदर आरएनए नहीं पाया जाता है, इसलिए इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखो आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए आरबीसी से हमारी पहचान नहीं हो सकती। रुधिराणु का 95% भाग इसमें पाया जाता है। मैंने आपको बताया कि जो ब्लड होता है, ब्लड के मैंने दो पार्ट बताए, एक इसका भाग प्लाज्मा बताया, एक इसका रुधिराणु बताया। प्लाज्मा 55% बताया और इसका जो रुधिराणु भाग है 45% बताया। तो यदि पूछा जाए कि ब्लड में सर्वाधिक भाग किसका पाया जाता है तो ऑप्शन होगा प्लाज्मा। यदि आपसे पूछा जाए कि रुधिराणु में सबसे ज्यादा भाग किसका पाया जाता है तो ये आरबीसी का पाया जाता है, लगभग 95% भाग इसका पाया जाता है। जब ब्लड में सबसे ज्यादा अधिक भाग पाया जाता है, जब सबसे अधिक भाग पाया जाता है तो इसमें फेरस की मात्रा अधिक होगी, आयरन की मात्रा अधिक होगी। आयरन की मात्रा अधिक होगी तो लोहे की जो एचबी हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक पाई जाएगी। हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी तो आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी, आरबीसी बढ़ेगा तो ब्लड बढ़ेगा। इसलिए फेरस की कमी हो जाती है तो ऐसे रोग को अल्पता रोग कहा जाता है और ये एनीमिया रोग के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हमने बताया कि जो आरबीसी है इसका आकार बहुत होता है, ऊंचाई पर बढ़ने के कारण क्या होता है कि इसका जो आकार भी बढ़ने लगता है। ये हमने देखा आरबीसी के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं डब्ल्यूबीसी, श्वेत द्रव्य कणिकाएं। इसकी संख्या 10,000 बताई मैंने, 4 दिन इसका जीवनकाल होता है। इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित आकार का होता है। देखिए एचबी के कारण ही इस आरबीसी का जो रंग है वो लाल रंग का दिखाई देता है, लेकिन इसमें एचबी हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाता है, इसलिए इसका जो आकार होता है वो श्वेत द्रव्य लाल दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसका जो आकार होता है श्वेत रंग का होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी से हमारी पहचान की जाती है, किसी भी व्यक्ति की पहचान की जाती है तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता क्योंकि केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ये क्या करता है, ये रोगों से लड़ने में रक्षा को मदद करता है। ये बेसिकली जो डब्ल्यूबीसी बनाता है ये 6 प्रकार से बनाता है। पहला इसमें जो प्रकार होता है एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी क्या करता है, कोई भी विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसका पता लगाता है एंटीबॉडी। ये रक्षा का कार्य करता है, रक्षक का कार्य करता है। एंटीबॉडी जब उसको पता लग जाता है कि कोई विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी लिम्फोसाइट को बताता है तो लिम्फोसाइट उसको मार देता है। इसका आकार पूछा जाता है टी सेल का आकार इसका होता है। जब लिम्फोसाइट उस विषाणु को जब मार देता है, बीमारी को मार देता है तो उस मोनोसाइट उसका भक्षण करने का काम किया जाता है। मोनोसाइट उसका भक्षण करता है तो मोनोसाइट का आकार बड़ा हो जाता है। पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा जो बड़ा जो आकार होता है वो किसका होता है तो मोनोसाइट का होता है। न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसिनोफिल कोई विशेष कार्य नहीं है। अब हम समझते हैं कि प्लेटलेट्स निर्माण क्या होते हैं। तो प्लेटलेट्स के मैंने आपको संख्या बताई कि 2 लाख होती है और इसका जो जीवनकाल होता है 7 दिन होता है। यदि 2 लाख इसकी अगर आप में प्लेटलेट्स की संख्या है तो आप सब बीमार पड़ेंगे। ये प्लेटलेट्स है। केंद्रक इसमें पाया नहीं जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। ये क्या करता है, ये शक्ति प्रदान करता है। यदि आप में 2 लाख से अधिक प्लेटलेट्स है तो आप कभी भी तकलीफ नहीं, बीमार नहीं पड़ेंगे। ये शक्ति पदार्थ हमेशा करता रहता है। अब यदि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो इससे एक रोग होता है, उसे कहते हैं डेंगू रोग। मच्छर के काटने पर ये क्या है, प्लेटलेट्स समाप्त हो जाता है, इसलिए वो क्या है डेंगू रोग हो जाता है प्लेटलेट्स की कमी से। इसका प्लेटलेट्स बढ़ाने का अच्छा तरीका है कि आप बकरी का दूध का सेवन कीजिए, एलोवेरा का उपयोग कीजिए और गिलाई का उपयोग कीजिए। ये हमने देखा है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। और अगले मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।